अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन मुल्क जी मुआशी जेके सूरत हाल आहे उहा ॻणतीअ वारी सूरत हाल थी वई आहे ऐं हिन वक़्तु जेके परॾेही नाणा आहिनि उहे सिर्फ़ु $3 अरब रहिजी विया आहिनि, जॾहिं त जेका एक्सपोर्ट आहे उहा बि तमामु घटिजंदी पई वञे पई ऐं जेको रुपए जी जेका क़दुरु आहे उन में बि घटिताई ईंदी पई वञे, जंहिं सबबि मुल्क खे तमामु घणो मुआशी जेको आहे न बहरान खे मुंहुं ॾिसणो पइजी वियो आहे। इन ॾिस में हुकूमत पाकिस्तान 2018 में जेका हुकूमत चई इमरान ख़ान जी, उन जेको IMF सां मुआहिदो कयो, उन मुआहिदे खे मौजूदा हुकूमत बि कंटिन्यू करणु चाहे थी ऐं हिन वक़्तु IMF जो वफ़द इस्लामाबाद में मौजूदु आहे ऐं नाणे जे वफ़ाक़ी वज़ीर इसहाक डार उन्हनि सां ॻाल्हियूं करे रहियो आहे त जेको मुआहिदो आहे IMF सां उनखे उन में वाधारो कयो वञे, पर IMF जा जेके शर्त आहिनि उन्हनि खे क़बूल करण बि नाणे वज़ारत लाइ ॾाढो मुश्किल आहे, छो त IMF जेको सब्सिडी ख़तमु करण जी जेका ॻाल्हि कई आहे या गर्दिशी कर्ज़ा जेके घटाइण जी ॻाल्हि कई आहे त इहो ख़ुदि हुकूमत लाइ उन ते अमल करणु ॾाढो मसइलो अचे पियो। ॿियो मामिलो इहो बि आहे त जेका ॿी दुनिया आहे उहा IMF तरफ़ ॾिसे पई त IMF सां जेकॾहिं पाकिस्तान जो मुआहिदो थी वञे थो त हू पोइ मदद करण लाइ तयारु आहिनि। ख़ासि तौर ते मिडल ईस्ट जा जेके मुल्क आहिनि, सऊदी अरब आहे, UAE आहे, क़तर आहे, उहे बि इन इंतज़ार में आहिनि त IMF सां पाकिस्तान जो मुआहिदो थिए ऐं पाकिस्तान मुआशी तौर ते IMF जे शर्तनि ते जेकॾहिं अॻिते वधे थो त उन में बहितरी ईंदी ऐं शायदि मिडल ईस्ट जा मुल्क उन खां बाद में पाकिस्तान में सरमायाकारी या पाकिस्तान जी मदद करण लाइ तयारु थींदा। हाणे ॾिसजे त IMF जो जेको वफ़द 8 फरवरी ताईं हिते मौजूदु आहे ऐं मुख़्तलिफ़ मरहलनि में जेके आहिनि ॻाल्हियूं IMF जे वफ़द सां थी रहियूं आहिनि। ॾिसजे त IMF पाकिस्तान जो जेके मुतालबा आहिनि उहो केतिरा तस्लीम करे थो ऐं मुआहिदे ते अचे थो, या जेके IMF शर्त रखिया आहिनि उहो नाणे वारी वज़ारत खे क़बूल करण में केतिरी आसानी थिए थी। इहे मिड़ई मामला आहिनि, अॼु असां इन ते गुफ़्तगू कंदासीं। अॼु असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे राना इबरार ख़ालिद साहब, जेको इकानमी जर्नलिस्ट आहे ऐं मुआशी मामलनि ते जो माहिर आहे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी बस राना साहब, वेलकम करता हूँ आपको इस प्रोग्राम में। ये बताएं कि IMF का वफ़द इस्लामाबाद में है, इन टास्क में आप क्या देखते हैं कि मुआहदा हो पाएगा, क्योंकि IMF के जो शराइत हैं वो बड़ी कड़ी और कठिन है और मौजूदा हुकूमत के लिए मानना भी मुश्किल है, क्योंकि अगर वो मानते हैं तो अवाम पे फिर बर्डन बढ़ जाता है। भी अपने दोस्त कहा IMF वफद आया हुआ है और 31 जनवरी को पहुंचा था। इस दौरान भी कोई 3 मुज़ाकरात के दौर हो चुके हैं। दरमियान में एक दिन का वक्फा भी आया और कुछ थोड़ा सा डेडलॉक भी पैदा हो गया, जिसकी वजह से वक्फा आया था। अभी टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। इसहाक डार भी एक मीटिंग में मौजूद थे, पहली मीटिंग में जो ओपनिंग मीटिंग हुई उसमें मौजूद थे, कुछ बातें हुई उसमें, फिर अभी टेक्निकल लेवल के चल रहे हैं। बाकी ये कि शराइत का बर्डन हम खुद पैदा करते हैं। IMF तो एक बैंक है, वो कर्जा देने का कारोबार करता है, लेकिन IMF को हम कहते हैं कि हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, मगर हम खुद मौका देते हैं जब हम अपनी वर्थ नहीं शो कर पाते कि ये जो कर्जा हम पाकिस्तान ले रहा है हम वापस भी कर सकते हैं, तब वो कहते हैं कि देखें अब हमें आपको सजेशन देनी है कि आप ये इक़दामात करेंगे तो तब कर्जा वापस कर पाएंगे। और बदकिस्मती से ये हो चुका है कि पूरा एक इकोनॉमिक सिस्टम एक आपस में जुड़ चुका है कि IMF आपको इस काबिल समझेगा कि पाकिस्तान कर्ज लेकर वापस कर सकने के काबिल है इसकी मईशत, तो तब भी वर्ल्ड बैंक भी आपको कर्जा देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आपको कर्जा देगा, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी कर्जा देगा। फिर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी इस इकोनॉमिक सिस्टम में जॉइंट हो चुके हैं। अभी सऊदी अरब ने क्लियर कट, उनके वज़ीर ख़जाना ने कह दिया था कि हम उस तरीके से गैर मशरूत फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकते, बल्कि ये इकोनॉमिक सिस्टम के तहत होगी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के तहत होगी। मतलब ये था कि आप IMF से अपने मामलात क्लियर करवाएं, IMF की इंस्टॉलमेंट ले लें, उसके बाद सऊदी अरब भी आपको देगा। इसी तरह UAE का मामला है, इसी तरह चाइना का मामला है। तो अब वो चीज़ें उस तरह से नहीं रही हैं कि हम सऊदी अरब से
तेल उधार पर ले लेते थे डेफर पेमेंट के ऊपर, चाइना से हम इमरजेंसी असिस्टेंस ले लेते थे, पेरिस क्लब से मिलती थी, यूएई से, दूसरे दोस्त ममालिक से। अब ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि ये सारे ऑन बोर्ड हो चुका है, पूरा एक फाइनेंशियल सिस्टम इंटैक्ट हो अच्छा चुका है राम साहब, दुनिया इस का। पे आपकी बात में मैं आता हूँ। नेक्स्ट सवाल ये है आपसे कि आपने कहा कि मिडिल ईस्ट के जो दोस्त हमारे ममालिक थे तो वो उस तरह मदद नहीं करते, क्योंकि ताल्लुकात तो वही है। क्या ताल्लुकात में कमी आई है, या उनको डर है कि इस सूरत हाल जो पाकिस्तान की है वो वापस कर्जा मिल नहीं सकेगा हमें? ताल्लुकात में कमी उस तरह से नहीं आई है, ताल्लुकात बरकरार हैं, लेकिन दुनिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है, वो इंटैक्ट हो चुका है। अब आईएमएफ ने बहुत सारी कंप्लेंट्स भी की हैं मुख्तलिफ ममालिक को कि जब भी किसी दूसरे मुल्क की फाइनेंशियल असिस्टेंस करें तो हमको उसकी न सिर्फ इंटीमेट करें, बल्कि हमसे उस मुल्क की मईशत के बारे में पूछें भी सही। क्योंकि साहब ज़रा स्टैक्स हैं, आईएमएफ में भी सऊदी अरब के स्टैक्स हैं, जो यूएई के भी स्टैक्स हैं, वर्ल्ड बैंक में भी स्टैक्स हैं, वर्ल्ड बैंक के इन मुल्कों में स्टैक्स हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। लिहाजा कोई भी मुल्क इंटरनेशनल फाइनेंशियल प्रोटोकॉल से बगावत करते हुए पाकिस्तान की इस वक्त मदद करने के लिए तैयार नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा था। लेकिन हम इस नौबत पर पहुंचे क्यों हैं, हमें ये भी तो देखना चाहिए कि ये क्यों ये नौबत आई है, हमारा ये हाल क्यों हुआ है कि पहले भी पिछली किस्त के लिए भी हमने नाक रगड़ रगड़ कर जो है वो $1 अरब की किस्त ली थी, अभी तो उससे भी कम की ये ट्रेंच है, तो अभी नाक रगड़ने से भी मरहला आगे चला गया है। तो अब जो अभी तक मुज़ाकरात हुए हैं, आईएमएफ कह क्या रहा है? आईएमएफ कह रहा है कि भाईजान आपके मुल्क में बिजली का जो गर्दशी कर्जा है वो 2650 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, और गैस का जो गर्दशी कर्जा है वो तकरीबन 1000 अरब रुपए है। ये 3500 अरब रुपए का मामला है जो आप वसूल नहीं कर पा रहे हैं, जिसने भी चाहे देने हैं आप वसूल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं वसूल कर पा रहे? कि आप बिजली के बिल नहीं लेते, आपको बिजली के बिल नहीं मिलते हैं, आपको वसूलियां नहीं होती हैं, आपको गैस के बिल की वसूलियां नहीं होती हैं, और फिर वो कर्जा बढ़ता रहता है। वो कहते हैं कि जब तक ये ज़ीरो नहीं होता है आपकी मईशत उठ ही नहीं सकती। जब 400-500 अरब रुपए गर्दशी कर्जा था बिजली का तो आपकी मईशत बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अब ये 3500 अरब रुपए हो गया है। 9500 अरब रुपए का हमारा टोटल बजट है इस साल का, तो उसका 1/3 है ये। जब 1/3 सिर्फ इस शोबे का, एनर्जी के शोबे का खसारा हो, तो बाकी खसारे मिलाकर आप फिर बताएं कि क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मुतालबा है आईएमएफ का, आप समझते हैं इन हालात में अगर गवर्नमेंट, ज़ाहिर है अवाम की एक गवर्नमेंट है, अवाम के पास जाना भी होता है, तो इस पे ये इम्प्लीमेंट कर सकेंगे? सब्सिडी भी ख़त्म कर देंगे? इतना जो भी इनके मुतालबात हैं इतने आसान तो नहीं है उस पर अमल करना। हाँ, ये बात आपका क्वेश्चन बहुत अहम है कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत या वजारत ख़जाना इम्प्लीमेंट कर सकेगी। तो मैं वो पिछले वज़ीर ख़जाना जो थे मिफ्ता इस्माइल, वो अक्सर कहते थे कि हमें मुश्किल फ़ैसले करने होंगे। तो मैं उनके सामने कहा था, मैंने कहा था कि ये मुश्किल फ़ैसले नहीं हैं मिफ्ता साहब, ये आसान फ़ैसले हैं जो आप कर रहे हैं। जिनको ये मुश्किल फ़ैसले कहते हैं, मुश्किल फ़ैसले ये करते हैं कि जो भी बर्डन आए वो आम कंज्यूमर के ऊपर, अवाम पर शिफ्ट कर दिया जाए। पेट्रोल भी महंगा कर दो, बिजली भी महंगी कर दो, गैस भी महंगा कर दो, सेल्स टैक्स भी बढ़ा दो, दूसरे टैक्स भी बढ़ा दो, कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा दो, इस तरीके से वो बर्डन अवाम पर शिफ्ट कर दो। ये तो बहुत आसान फ़ैसला है। सवाल ये पैदा होता है कि वो तबका, असल मुश्किल फैसला तो ये है ना, जिन्होंने इस मईशत से खाया है, जिन्होंने इस मईशत को लूटा है, आप उनसे वसूल करके दिखाएं, ये मुश्किल फैसला होता है। पाकिस्तान की हुकूमत, वजारत ख़जाना कभी भी ऐसे मुश्किल फैसलों की तरफ नहीं आती है, क्योंकि वो लोग ताकतवर हैं, जो सिस्टम से टकरा रहे हैं, जो सिस्टम का मुकाबला करते हुए चोरी कर रहे हैं, जो टैक्स लूट रहे हैं, जो इस मईशत को दिवालिया करने तक जिन्होंने पहुंचाया है, उनसे वसूल करना इतना आसान काम तो नहीं है। असल में तो मुश्किल काम ये है, आवाम से गरीब आदमी जो मोबाइल रिचार्ज कराता है, पहले वो 25 रुपए कटते थे उसके, तो फिर उसका क्रेडिट आता था, बाद में 30 रुपए कटने लगे, फिर 35 रुपए का, अब 50 रुपए आप काट लेंगे तो वो
क्या कर लेगा आपका? वो मतलब कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी तरह मतलब है हर चीज के ऊपर, आटे पर, डालडा घी पर, चीनी पर, हर चीज के ऊपर आप टैक्स बढ़ा लेंगे तो आम आदमी तो आपका कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन आम आदमी एक एहतजाज करता है, राणा साहब, वो है खुदकुशी करता है। वो खुदकुशी करके एहतजाज करता है क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं होता जिंदगी गुजारने का। अच्छा राणा साहब, और ऑप्शन क्या है? सपोज ये आईएमएफ से डील बहुत कठिन है, डील अगर ना भी हो पाए तो बाकी क्या गवर्नमेंट कर सकती है, बाकी इक़्तिदामात क्या कर सकती है? जिस तरह एक्सपोर्ट को वो बढ़ाए या प्रोडक्शन को यहाँ बढ़ाए, इस तरह की चीज़ें करके कुछ संभल सकती है? जी, मौजूदा हुकूमत भी एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो दे रही है कि बरामदात बढ़ाई जाएं, लेकिन बरामदात रातों रात नहीं बढ़ाई जा सकती। बरामदात बढ़ाने के लिए पॉलिसी बनानी पड़ती है, एक नहीं कई कई पॉलिसियाँ। आप कोई की इंडस्ट्री लगेगी कैसे, इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री कैसे चलेगी, इंडस्ट्री वो की प्रोडक्शन जो है लो कास्ट होनी चाहिए, चीप कास्ट होनी चाहिए, तब हमारी चीज़ें दुनिया में बिकेंगी। टैरिफ रैशनलाइजेशन होती है, इंटरनेशनल लॉज होते हैं, WTO का चार्टर है। इन सारी चीज़ों का लिहाज रखते हुए एक पॉलिसी 5 साल या 4 साल पॉलिसी बनाई जाती है और वो जब इम्प्लीमेंट होती है तो 2 या 3 साल के बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर तो मसला फौरी है। हमारी मईशत का, गवर्नमेंट का क्रेडिट भी लेना होता है। हमारी मईशत का मसला ये है कि जैसे वो डॉक्टर कैसर बंगाली कहते हैं कि पहले हम कर्जे वापस करने के लिए कर्जे लेते थे, अब हमारी मईशत एक दर्जा और उसका बहरान जो है वो सीरियस हो चुका है कि अब हम जो कर्जे देने हैं उनके ऊपर जो सूद अदा करना है, कर्जों का सूद अदा करने के लिए हम नए कर्जे लेते हैं और कोई कर्जे हमें देता नहीं। तो उनका भी कोई कसूर नहीं है जो कर्जा देने वाला है। कर्जा देने वाले की तो एक ही इंटेंशन होती है कि मेरा कर्जा मुझे वापस मिलेगा या डूब जाएगा। जब उसको लगता है कि डूब जाएगा फिर वो आपके सामने शर्तें रखता है, आपके इंटरनल सिस्टम में मदाखलत करता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम इस नौबत तक पहुंचे क्यों हैं, ये इस हद तक ये मुआशी बहरान पैदा क्यों हुआ है। तो आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं कि 2018 में जब मार्च अप्रैल मई 2018 में हम मईशत को देखते हैं तो उस वक्त तो इस तरह के क्राइसिस नहीं थे। उस वक्त तो GDP ग्रोथ रेट भी अच्छा था, 5.4% था। उस वक्त फीकस इनकम भी अच्छी थी। उस वक्त महंगाई इंतहाई कम थी, 3.2% जनरल इन्फ्लेशन थी और फूड इन्फ्लेशन तो इससे भी कम थी, वो शायद 2.8% थी। फॉरेन रिजर्व उस वक्त $25 अरब थे पाकिस्तान के। सारी चीज़ें उसमें बेहतर थी। एक जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, वो था करंट अकाउंट डेफिसिट का जो $19 अरब पर पहुंचा हुआ था। उसके कुछ वजूहत भी थी, वो उस पर मैं नहीं जाता, बात लंबी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद ये सारा कुछ एकदम तबाह बर्बाद हुआ कैसे? नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासूं। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हिन वक्त असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे गुलाम मुर्तज़ा, जेको इकानमी जो जर्नलिस्ट है ऐं मुआशी मामलनि ते गहरी नज़र रखे थो। अस्सलाम वालेकुम गुलाम मुर्तज़ा। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये बताएं कि IMF का वफ़द पाकिस्तान आया हुआ है और फाइनेंस मिनिस्ट्री से उनकी टाक्स हो रही हैं। आप क्या समझते हैं कि इन हालात में जो मुतालबात हैं IMF के, वो मौजूदा हुकूमत जो अवामी हुकूमत और जमहूरी हुकूमत कहलाती है, उनके बस की बात है कि उनके शराइत माने और फिर इलेक्शन में भी जा सकें? देखिए, ये तकनीकी सतह के जो मुज़ाकरात हैं ये इस वक्त हो रहे हैं और IMF का वक्त जो है वो बहुत सख्त शराइत लेकर पाकिस्तान आया है। आल्दो कि ये सारी चीजें जो हैं ये गुज़िश्ता हुकूमत जो थी उन्होंने इसके ऊपर मुआहदे पर दस्तखत किए थे और ये सारी चीजें लिख के दी हुई हैं। अब पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। ये किस तरह का मामला है कि कोई चीज ना निगली जा सकती है और ना ही फूकी जा सकती है। ये इस वक्त IMF का पैकेज जो है, प्रोग्राम पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुका है
और अगर पाकिस्तान ये तमाम शराइत मान भी लेता है तब भी ये जो जितनी चीजें मानी गई हैं या मानी जा रही हैं, ये आपको ना तो डिफॉल्ट के खतरे से ये बचा सकते हैं, ना ही पाकिस्तान की मुआशी तौर पे इस्तेहकाम आ सकता है इससे, ना ही शहरियों के जो महंगाई के मामला हैं उनमें कमी आ सकती है। शहरियों का जो मामला है उसमें को अगर हम सामने रखें तो परेशानियां बढ़ती जा रही हैं शहरियों के लिए। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि तमाम की तमाम इन्फ्लेशन गुज़िश्ता 20 सालों से इस वक्त इन्फ्लेशन ज्यादा है, और फिर उसके साथ साथ जीडीपी ग्रोथ नहीं है, आपकी प्रोडक्शन लेवल 0 हो गया है, आपकी इंपोर्ट्स नहीं है, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं है, आपका एलएसएम डिक्लाइन पे जा रहा है, आपका जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो डाउन जा रहा है। तो यानी कि आपका इस वक्त जो सूरत हाल है वो ऐसे ही है जैसे किसी शख्स को हाथ पांव बांध के आप दरिया या समुद्र में फेंक दें कि आप तैर लें। पाकिस्तान की सूरत हाल अहम इस तरह की हो गई है इस वक्त, और मामला जो है वो सबले नहीं संभल रहे हैं, और अभी तक कोई समझ भी नहीं आ रही कि आने वाले दिनों में कोई बेहतरी हो सकती है या नहीं हो सकती। गुलाम रज़ा साहब होल्ड पे रखिएगा, राना इब्रार खालिद की तरफ जाते हैं। राना साहब ये बताएं कि अब सूरत हाल क्या समझते हैं कि काफ़ी जो मुआशी माहिरीन उनका कहना है कि IMF के जो शराइत है वो मौजूदा हुकूमत उसको फुलफ़िल नहीं कर पाएंगी। अगर ये बात होती है तो फिर के क्या वे आउट है, क्योंकि हमारी मैशत का आपको पता है कि क्या सूरत हाल है। हम जो बातें पहले कर रहे थे गुलाम मर्तज़ा भी वही बातें कमोबेश वही की हैं, बल्कि उन्होंने ज़्यादा वो दिखा दिया है कि ये सिचुएशन जितना हम समझ रहे थे उससे भी ज़्यादा वर्स है। तो इस सूरत में मैं आपको ये बताऊं कि जब अप्रैल में रिजीम चेंज हुई और मौजूदा गवर्नमेंट जो PDM लेड गवर्नमेंट है ये आई, तो एक ब्रेक थ्रो होने जा रहा था। और गुलाम मर्तज़ा भी जानते हैं इस चीज़ को कि वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तान के नए बने वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने ईरान का दौरा किया और वो काफ़ी पॉजिटिव दौरा रहा, काफ़ी उससे उम्मीदें पैदा हुई। और उसके बाद 16 सितंबर को पाकिस्तान का वफद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी भुट्टो और एनर्जी मिनिस्टर, प्लानिंग मिनिस्टर, ये सारा वफद हाई लेवल का वफद ईरान किया था। और वहाँ पर ईरान में उनके प्रेसिडेंट और सुप्रीम लीडर बाकी गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात के कई सेशन हुए थे और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हुई, काफ़ी सारी बातें हुई। सबसे पहला तो मेरा इस हुकूमत से मुतालबा है कि इस हुकूमत को वो उस दौरे के दौरान जो बातें हुई हैं उनको ओपन करना चाहिए, उनको उनके ऊपर अवाम को एतमाद में लेना चाहिए कि क्या बातें हुई थी और क्या होने जा रहा था। तो मेरी मालूमात के मुताबिक सबसे पहले तो टॉक्स हुई थी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मुआहदे को रेस्टोर करने के ऊपर, उस पर अमल दरामद के हवाले से, जिस पर अमल दरामद 2013 में नहीं हुआ था। उसके मुताबिक 780 अरब क्यूबिक फीट गैस सालाना पाकिस्तान ने खरीदनी थी और अगले साल वो बढ़कर 1900 अरब क्यूबिक फीट गैस हो जाती। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो गैस की शार्टेज है वो भी तकरीबन 2000 अरब क्यूबिक फीट सालाना है। तो उसको रेस्टोर करने की बात थी और वो मुआहदा हर सूरत में पाकिस्तान के हक़ में था। उसमें 50% डॉलर पेमेंट है और 50% बार्टर ट्रेड या लोकल करेंसी की पेमेंट है, उसको बहाल होना था। और उसका रेट बहुत कम है। ईरान रेट रिवाइज करने का भी इंदिया दिया कि ब्रेंट का वो 5% का ओरिजिनल एग्रीमेंट था, उसको रिवाइज करके उसमें मजीद भी कोई कमी कंसेशन लाने का हुआ था। एक तो ये था। दूसरा ये है कि पहले भी हो चुका है 2013 में ईरान के पास, ईरान की कंपनियों के पास बहुत सारा सरमाया पड़ा है। अमेरिकी पाबंदियों की वजह से वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। तो ईरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास कैश डिपॉजिट रखने के लिए भी तैयार था। और जब पाकिस्तान का वफद, उसमें रसूली तौर पर इत्तेफाक किया गया इस पर दौरे के दौरान,
जब पाकिस्तान का वफद वापस आया तो मैं जानता हूं कि इस पर वजारत उस वक्त वजारत चलो हम तारीख में नहीं जाते हैं, आपने वो बता दिया, लेकिन अच्छा होता कि मौजूदा हुकूमत भी जरदारी साहब ने जो मुआहदा किया मैं था आपको वे आउट जो बता रहा हूं, हाँ जी, वे आउट यही था कि 15 अरब डॉलर कैश डिपॉजिट के लिए ईरान तैयार हो गया था। उसमें सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये एतराज़ उठाया था कि अमेरिका की पाबंदियां हैं ईरान पर, इसको कैसे किया जाए। उस दौरे के बाद इस पर वर्किंग की गई, वर्कआउट किया गया कि इसको कैसे किया जाएगा। पाकिस्तान यूरो बॉन्ड जारी करेगा और कुछ ऐसी कंपनियां दुनिया में बनाई जाएंगी जिनके पास ये सरमाया होगा, ये वर्थ होगी, और वो यूरो बॉन्ड खरीद कर इस तरीके से ईरान के साथ ये डील की जा सकती थी। हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक्त असांखे जॉइन कयो आहे मेहताब हैदर साहब, जेको इकोनॉमी जो जर्नलिस्ट आहे ऐं मुआशी मामलनि ते तमामु घणी नज़र रखे थो। अस्सलाम वालेकुम मेहताब साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मेहताब साहब ये बताएं कि IMF का वफद जो पाकिस्तान आया हुआ है, आप क्या समझते हैं कि जो उन्होंने शराइत सामने रखी हैं, क्या पाकिस्तान हुकूमत इनके मुतहमिल है? क्योंकि ज़ाहिर अवामी हुकूमत है, अवाम के पास भी जाना है, इलेक्शन भी लड़नी होती है, तो क्या समझते हैं कि ये पॉसिबल है जो उन्होंने शराइत रखी है? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए बुनियादी तौर पे इस टाइम हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 3.08 बिलियन डॉलर्स तक गिर गए हैं। लास्ट एक वीक के दौरान 529 मिलियन डॉलर्स जो है वो डिप्लीट हुए हैं विद इन 1 वीक, 20 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक। तो हमारी जो डेट रीपेमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो इतनी ह्यूज है इन नेक्स्ट 5 मंथ्स कि हम IMF के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अब ये हुकूमत को तय करना है कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कैपिटल को बचाना है या रियासत को बचाना है। अगर यही सूरत हाल और IMF के साथ अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो ये डिफॉल्ट जो है वो फिर हमारे दरवाजे के ऊपर आके दस्तक देना शुरू कर देगा, और टाइम नहीं है अभी। अगर ये IMF का एग्रीमेंट 9 फरवरी तक हो जाता है तो फिर भी कम से कम 2 से 3 वीक्स लगेंगे कि वो अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पास लेकर जाएं। और इस दौरान भी आप देखेंगे कि जो डेट की रीपेमेंट्स हैं उसके नतीजे में मजीद ये फॉरेन करेंसी रिजर्व डिप्लीट होंगे। तो हमारे पास टाइम नहीं है और चॉइस नहीं है। अगर ये डिलीवर नहीं कर सकते तो फिर इनकी हुकूमत चली जाएगी। ये मैं इसको ये कह सकता हूँ। ये चॉइस ये है कि इस टाइम रियासत को बचाया जाए, पाकिस्तान को बचाया जाए, और डिफॉल्ट जो है वो हमारे जो है 220 मिलियन के लगभग लोगों की पॉपुलेशन है हमारी, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें अंदाजा नहीं है कि डिफॉल्ट के नतीजे में क्या होगा पाकिस्तान के अंदर। तो इसलिए हुकूमत को फैसले करने चाहिए। अगर फैसले नहीं कर सकते तो ये कह दीजिए हम डिलीवर नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि अपने इक़्तिदार के लिए लिंगर ऑन करना और फैसले ना करना, ये मैं समझता हूँ अब चॉइस। अच्छा सर, ज़ाहिर है आगे आग है, पीछे पानी है, तो हुकूमत अब फंसी हुई है। आप क्या समझते हैं कि IMF से अगर मुआहदा नहीं होता तो कितना पाकिस्तानी हुकूमत मुआशी मामले में बहरान में जा सकती है? अगर मुआहदा हो सकता है तो क्या समझते हैं कि मुआशी मामला हमारे हल हो सकेंगे? नहीं, देखिए IMF का प्रोग्राम कभी भी किसी इकोनॉमी के जो मुआशी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल नहीं करता। ये बेसिकली पैच वर्क है। जब भी कोई मुल्क किसी क्राइसिस में चला जाता है, और खासकर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है, यानी आपका एक्सटर्नल अकाउंट का क्राइसिस है, तो आप IMF के पास जाते हैं। और IMF बेसिकली ICU के अंदर पेशेंट को रख के उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है कि वो उसकी जान न चली जाए। तो IMF का प्रोग्राम बेसिकली यही है कि हमें शॉर्ट टर्म में जो इस टाइम डिफॉल्ट का खतरा है उससे हमें निकालने में मदद देगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि IMF के प्रोग्राम के अगर बहाल हो गया तो पाकिस्तान की मुआशी जो मुश्किलात हैं ये सारी खत्म हो जाएंगी, नहीं, मुश्किलात जो आम आदमी की हैं उसमें इजाफा होगा। मसलन अभी आप जो देखें कि इन्फ्लेशन जो है, रिटेल इन्फ्लेशन है, वो 27.6% और SPI वो 34-35% को टच कर चुकी है, और ये मजीद बढ़ेगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाता है फिर तो स्काई इज द लिमिट। फिर तो कोई
कोई हद नहीं है, क्योंकि अगर हम 25-30% पे या 35% पे शोर मचा रहे हैं तो फिर तो 50%, 60%, 70%, अतः 100% से भी ज्यादा इजाफा हो सकता है। तो बुनियादी तौर पर हमारे पास चॉइस और मैन्यूवरिंग की जो स्पेस है वो बड़ी श्रिंक कर गई है, और इस टाइम चॉइस नहीं है हमारे पास कोई इसके अलावा कि हम टफ डिसीजंस लें, और पाकिस्तान की इकॉनमी को एक बड़ा जो खतरा और आने वाला बहरान है। ठीक है, राना इब्रार खालिद साहब हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं। राना साहब, आप क्या समझते हैं, एग्री करते हैं जो मेहताब हैदर साहब ने जो बात की? जी, मैं यही मेहताब साहब से पूछना भी चाह रहा था कि जो उन्होंने कहा रियासत बचाओ या हुकूमत बचाओ, सियासत बचाओ, ये बात पिछले बार भी कही गई थी जब IMF के साथ मिफ्ता इस्माइल साहब के मुज़ाकरात हो रहे थे। उस वक्त भी ये बात कही जा रही थी कि या सियासत बचानी होगी या रियासत बचानी होगी। तो उस वक्त हमने नाक से लकीरें निकाली और उनकी शराइत मानी, जिसके नतीजे में बेतहाशा महंगाई में इजाफा हुआ और लोगों की चीखें निकल गईं। आटा देखें, दालें देखें, चीनी देखें, घी देखें, बाकी चीज़ें देखें, पेट्रोल डीजल देखें, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो अब 3 महीने के बाद फिर हम वहीं पर खड़े हैं, बल्कि उससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में खड़े हैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर आज हम ये बातें मान लें तो पता नहीं, मुझे ये नहीं मालूम कि हुकूमत जो बातें आज मानेगी उन पर कितने % अमल कर भी पाती है कि नहीं कर पाती, 100% अमल कर पाती है कि नहीं कर पाती। कहीं ऐसा ना हो कि ना सियासत बचे ना रियासत बचे। थोड़ा सा आज ज़रा बैठकर सोच भी लेना चाहिए कि IMF का जो विशेष सर्कल है ये हमें कहाँ ले जा रहा है। पिछली दफ़ा जब कहा गया था कि IMF से मुज़ाकरात कामयाब होंगे, IMF से मुआहदा रिस्टोर हो जाएगा, तो सऊदी अरब से, दुबई से, UAE से, चाइना से, दूसरे दोस्त मुल्कों से 10-12 अरब डॉलर आ जाएंगे और मसला हल हो जाएगा हमारा रीपेमेंट्स का, ये क्राइसिस का इशू खत्म हो जाएगा। लेकिन IMF से तो 1 अरब डॉलर की किस्त मिल गई, मगर सऊदी अरब ने और UAE ने, बाकी मुल्कों ने, चाइना ने कह दिया कि हम अगली किस्त को देखेंगे, IMF के साथ अगले रिव्यू को देखेंगे। अच्छा, तो आपने बहुत अच्छी बात की। ये बातें जो है ना आगे बढ़ती जा रही हैं, ये जो उम्मीदें हैं हमारी, ये शराब बनती जा रही हैं। इसमें मुझे थोड़ा सा शकूक व शुबात है। आपने अच्छी बात की, आपने कहा कि हमें सोच विचार करना चाहिए। अब क्या समझते हैं कि IMF से सिटिंग से पहले स्टेक होल्डर से इसहाक डार साहब को मीटिंग्स नहीं करनी चाहिए थी, बजाय कि हम कोई मुआहदा कर लें, उसके बाद फिर ज़ाहिर है लोग एहतजाज करें, कोई बात माने ना और हुकूमत फिर फंस जाए। किन स्टेक होल्डर से? पाकिस्तान के अंदर, जाहिर है पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो अवाम है ना। अब जहां तक आप कारोबारी तबका कह रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरर्स कह रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स का मुनाफा तो फिर भी कायम रहता है, चाहे चीजें जितनी भी महंगी हो जाएं। असल बात तो यह है कि सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है आवाम, उसके साथ बात की जाए। उसके नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। लेकिन देखें, जो व्यापारी हैं उन पे तो इफेक्ट होता है। अब हम दुकानदारों से बात करते हैं, व्यापारी से, वो करते हैं कि भाई कस्टमर ही नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो कौन हमारे पास आएगा, तो वो इफेक्ट तो सब नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। ये सिर्फ वो अपनी रियायतें लेने के लिए हर दौर में ये बातें करते रहते हैं कि घी उसी तरह बिकता है, आटा उसी तरह बिकता है, चीनी उसी तरह बिकती है, लोगों ने खाना खाना है, लोगों ने ज़िंदगी गुजारनी है, ये लोग क्राइसिस में ज़्यादा कमाते हैं। ये बातें जो है ना, ये सिर्फ टैक्स कंसेशन लेने के लिए, दूसरी रियायतें लेने के लिए बातें करते हैं। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर अवाम है, जो कि बेजुबान है। उनकी ज़बान पार्लियामेंटेरियन होती है, उनकी ज़बान उनके हल्के का MNA और MPA होता है, उनके जरिए ही वो इजहार कर सकते होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये इस वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन ही नहीं बैठी है, 2 सूबाई असम्बलियाँ नहीं हैं। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें गवर्नमेंट पर दोहरी जिम्मेदारी ऐड होती है कि क्या ये जो IMF का विशेष सर्कल है, ये हमें इस दलदल से निकाल पाएगा या मजीद और धकेलेगा। क्योंकि अब तक तो हम यही जानते हैं कि ये IMF के विशेष सर्कल में जाने की वजह से हम मजीद दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई अल्टरनेटिव देखना चाहिए? मैं तो यही कहता हूं कि पाकिस्तान को IMF के साथ इस वक्त मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए थे। ये मुज़ाकरात मजीद मुश्किलात बढ़ाएंगे। वे आउट यही है कि पाकिस्तान को ईरान के साथ बात करनी चाहिए,
हमने ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने दुनिया का क्या बिगाड़ा है? जब हम अपने क्राइसिस को अपने तरीके से हल कर रहे हैं, जब हम यूएन के चार्टर को वायलेट नहीं कर रहे। मुझे एक बात बताएं कि ईरान के पास जो पैसा है, ईरान के पास जो तेल है, ईरान के पास जो गैस है, क्या ये दहशतगर्दी से कमाया हुआ पैसा है? ये लीगल पैसा है ईरान का। ईरान ट्रेड भी कर रहा है, ईरान से चाइना भी तेल खरीद रहा है, ईरान फ्रांस को भी तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर हम ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट रेस्टोर करते हैं और 1900 अरब मुकाब फुट गैस जो कि हमारी ज़रूरत और रसद और तलब में फ़र्क को पूरा करती है, हम लेते हैं और उसके लिए हमें डॉलर भी खर्च नहीं करने पड़ते, तो इस पर दुनिया को क्या इतराज़ है? दुनिया को कोई इतराज़ नहीं है, अमेरिका को इतराज़ है। क्या अमेरिका वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदता पाइपलाइन के जरिए? अमेरिका तो उस वक्त भी वेनेजुएला से पाइपलाइन के जरिए तेल खरीद रहा था जब हुगो चावेज़ बैठा था, ठीक है। हालांकि वेनेजुएला की हुकूमत को अमेरिका नहीं मानता है। वेनेजुएला में इस वक्त दो हुकूमतें हैं, एक वो है जिसने इलेक्शन जीता है, वो हुगो चावेज़ की पार्टी का सदर है, और एक वो है जिसको अमेरिका ने सदर बनाया हुआ है। वो इलेक्शन हार गया था, लेकिन अमेरिका कहता है कि इसके खिलाफ धांधली हुई, हम इसकी हुकूमत को मानते हैं। ठीक है, राना इब्रार ये खालिद चीजें हमें साहब, सोचनी चाहिए। ठीक है। राना इब्रार खालिद साहब, मेहताब हैदर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, ही शो तव्हां ॾिठो। ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।